Hello everyone, welcome back to my channel. So as we are preparing for UGC NET JRF, ऑलरेडी हम पेपर 2 का सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं। मैनेजमेंट कोड नंबर 17 का हम कर रहे हैं, जिसका हम पेपर 2 की 10 यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको लगता है किसी भी टॉपिक में कोई कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर एक्स्ट्रा वीडियोस बना दूंगी। आज जो है हम अपना पेपर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, पेपर 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड को। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो हमारी जैसे पेपर 2 के अंदर यूनिट होती है, ऐसे ही पेपर 1 के अंदर भी यूनिट है। बट पेपर 1 क्या होता है, जो कॉमन होता है। पेपर 2 जो स्पेशलाइज्ड होता है, जैसे जो मैनेजमेंट में है, जो लेबर वेलफेयर के लिए, उन सब के लिए पेपर 2 अलग होगा, बट पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। तो ये वीडियो सबके लिए है, मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स या किसी भी कोड के स्टूडेंट्स का पेपर नंबर 1 सेम आता है। सो पेपर 1 नंबर 1 में जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर है टीचिंग एप्टीट्यूड। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो टीचिंग एप्टीट्यूड किस चीज़ के रिगार्डिंग है, कि जो भी हमारा पेपर 1 है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग उसके अंदर यूनिट्स हैं, कि टीचर्स कैसे होने चाहिए, लर्नर्स कैसे होने चाहिए, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, टीचर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर वो होते ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन ही है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस ही हैं, बट जो चीज़ें पूछी गई हैं वो काफ़ी सब्जेक्टिव होती हैं। यानी कि जैसे आप सब्जेक्टिव पेपर के लिए प्रिपेयर करते हो ना, आपको हर एक चीज़ के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज जो भी आपके सामने वो क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो आपको ईजी लगते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन बेस आपको लगता है कि ये तो बहुत से जनरल से क्वेश्चन है, बट फिर भी मिस्टेक हो जाती है। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि हमें सारे ही ऑप्शन सही लगने लग जाते हैं। सो इन कॉन्सेप्ट के बारे में जब तक हमें क्लैरिटी नहीं होगी तब तक हम सही ऑप्शन को चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हम टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या है, टीचिंग क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग। सो अकॉर्डिंग टू बीओ स्मिथ, he defines teaching as teaching is a system of actions intended to induce learning। कि टीचिंग क्या है, एक सिस्टम ऑफ एक्शंस है जिसके अंदर नंबर ऑफ एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जो किस चीज़ के लिए किया जाता है, विद द पर्पज़ ऑफ लर्निंग, ताकि किसी को कुछ सिखाया जा सके, उसके लिए कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, उसे हम टीचिंग बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बीओ स्मिथ ये डेफिनेशंस हमने क्यों ली हैं, क्योंकि कई बार इसके अंदर आपके पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि ऊपर लिखा जाएगा कि हाउ कैन यू डिफाइन टीचिंग, तो ऊपर टीचिंग के बारे में एक स्टेटमेंट होगी, अंदर नंबर ऑफ आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, देन आपको ए बी सी डी में क्या लिखा होता है, एक चुनो जिसके अंदर लिखा होता है कि स्टेटमेंट ए भी सही है, बी भी सही है, सी सही है, इसमें जैसे ई सही है, बी सही है, ए सही है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि टीचर के रिगार्डिंग या टीचिंग के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, जब आपको पता होगा कि किसने टीचिंग को किस तरीके से डिनोट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि बीओ स्मिथ के अकॉर्डिंग क्या है, टीचिंग एक सिस्टम है। सिस्टम किस चीज़ का, सिस्टम ऑफ एक्शन, जिसका मेन पर्पज़ क्या है, इंड्यूस करना लर्निंग को। नाउ अकॉर्डिंग टू जॉन, teaching is arrangement and manipulation of a situation in which there are gaps or obstructions which an individual will seek to overcome। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि टीचिंग क्या है, एक ऐसी सिचुएशन हम बनाते हैं, एक ऐसी सिचुएशन को अरेंज करना एंड उसे मैनिपुलेट करना, ताकि दो लोगों के बीच में जो गैप है, ए और बी के बीच में जो थिंकिंग का गैप है, उसे ओवरकम किया जा सके। जैसे अगर आपको आपका टीचर कुछ समझा रहा होता है और आप स्टूडेंट हो, इसका मतलब क्या है, टीचर को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो वो टीचर आपको क्यों समझा रहा होता है, ताकि वो गैप रिड्यूस किया जा सके और जो नॉलेज टीचर के पास है उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग वो स्टूडेंट्स को भी दी जा सके। तो ये यही कहते हैं कि टीचिंग क्या है, अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन इन विच देयर आर गैप, यानी कि जो गैप या ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में, उन्हें रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो बनाई गई है, वो क्या है, टीचिंग है। इट इज़ अ ट्रांजेक्शनल एक्टिविटी बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। कि एक किस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है टीचिंग को, कि ये एक ट्रांजेक्शनल एक्टिविटी है। ट्रांजेक्शनल यानी कि जिसमें काइंड ऑफ एक्सचेंज होता है, ट्रांजेक्शन होती है, कि टीचर स्टूडेंट्स को कुछ बताता है, स्टूडेंट को अगर कोई फीडबैक देना होता है तो वो टीचर को बोलते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक ट्रांजेक्शनल एक्टिविटी है टीचिंग। टीचिंग इज इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर पर्सनैलिटी। इसका मतलब क्या है कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि टीचिंग क्या है, एक कनेक्शन है दो लोगों के बीच में। एक क्या है जो मोर मैच्योर है, एक जो लेस मैच्योर है। मोर मैच्योर यानी कि जिसे नॉलेज थोड़ी ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनको ज़्यादा नॉलेज है। वैसे ही लेस मैच्योर क्या है कि वो अभी उतने मैच्योर नहीं है, वो लर्निंग के स्टेज पे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को क्या बोला गया है, टीचिंग बोला गया है, ताकि एजुकेट किया जा सके।
सो इनके आपको डिटेल्ड नोट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस क्या लिखो कि ऊपर जैसे आपकी जो भी नोटबुक है, जहाँ भी आप नोट बनाते हो, वहाँ लिखो टीचिंग, उसके नीचे 5 पॉइंट लिख लो, ताकि अगर आप पढ़ो तो आपके सामने एक लंबा सा पैराग्राफ हो तो आपका पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो जब भी आप पढ़ो तो उन 5 पॉइंट में क्या लिखो, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड, टीचिंग इज अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन। थर्ड, टीचिंग इज ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी। देन टीचिंग इज कनेक्शन बिटवीन मोर एंड लेस मैच्योर पर्सनैलिटी। सो इससे क्या हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट टीचिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है या किस किस तरीके से टीचिंग को डिफाइन किया जाता है। तो हमने क्या क्या देखा कि टीचिंग क्या है, लेस और मोर मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच में एक कनेक्शन है, एक ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी है जिसके अंदर दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, एक मैनिपुलेशन एंड अरेंजमेंट है, एज वेल एज टीचिंग क्या है, एक सिस्टम ऑफ एक्शन है जो किस पे फोकस करता है, लर्निंग पे। डेविस इन 1962 गेव एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग। तो पहली बार जो टीचिंग का स्ट्रक्चर दिया था वो किसने दिया था, डेविस ने दिया था 1962 में। जो एंटायर स्ट्रक्चर था कि पूरा स्ट्रक्चर टीचिंग का कैसे होता है, कि अगर हमें टीचिंग को एक स्ट्रक्चर में डिफाइन करना पड़ जाए तो वो क्या है, तो उन्होंने 4 स्टेप बताए थे टीचिंग के। फर्स्ट इज प्लानिंग ऑफ टीचिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, देन आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजिंग ऑफ टीचिंग। एक तरीके से जो हम मैनेजमेंट के स्टेप करते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी तरीके से डेविस ने 1962 में, आपको पता होना चाहिए डेविस नाम बहुत पॉपुलर है, डेविस ने 1962 में इसके अंदर दिए थे। तो फर्स्ट क्या है, स्टेप 1 प्लानिंग ऑफ टीचिंग। प्लानिंग ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है कि जो भी आप पढ़ाने वाले हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पीपीटी आप सबके साथ डिस्कस करनी थी तो उसके रिगार्डिंग पहले मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई मुझे कौन सा टॉपिक आज कराना है, कौन सा टॉपिक आज नहीं कराना। आज मैं एक टॉपिक कराऊंगी या 2 टॉपिक कराऊंगी। जैसे आपने जो पेपर 2 की अगर वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने एक एक वीडियो में 2-2 या 3-3 टॉपिक भी किए हैं। क्यों किए हैं, ताकि हमारा सिलेबस पूरा हो जाए, टाइमली पूरा हो जाए, और आपको दिन में 1-2 घंटे देने, मीन्स आप दिन में इतने टाइम तो देते ही हो, अगर आप 2 घंटे दोगे, 3 घंटे दोगे, आपके 2-3 टॉपिक भी हो जाएंगे, एज वेल एज आपका टाइमली सिलेबस भी हो जाएगा। तो टाइम के अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, प्लान किया कि किस तरीके से टीच करना है, मैं किस मेथड से पढ़ाऊंगी, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी। तो ये सब क्या करता है, एक टीचर प्लान करता है। तो सबसे पहले जब भी आप टीचिंग के रिगार्डिंग करते हो तो स्ट्रक्चर का पहला स्टेप क्या होता है, प्लान करना, कि आप टीचिंग कैसे करोगे, अपना ऑब्जेक्टिव लिखना। जैसे अगर आप किसी को टीच कर रहे हो, अगर आप किसी को नेट के बारे में पढ़ा रहे हो, नेट के बारे में वीडियोस बना रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एग्जाम से पहले हमें उनका सिलेबस पूरा कराना है। सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट जो पेपर 2 है उसका सिलेबस पूरा हो चुके हो, ऐसे 1 महीना हो गया हो, ताकि बच्चों को क्या मिल सके, टाइम मिल सके प्रिपरेशन करने का, उसे रिवाइज करने का। सो इसमें क्या होता है, पहली स्टेज में प्लानिंग की जाती है टीचिंग के रिगार्डिंग कि कैसे ऑब्जेक्टिव है मेरे, कि मैं कब टीचिंग, कैसे टीचिंग करना चाहती हूँ, इन सब के रिगार्डिंग प्लानिंग करना। देन सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि जो आपने प्लान किया है, इसका मतलब क्या था कि मैंने प्लान कर लिया कि मैं पीपीटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाऊंगी, और क्या है, एक दिन के अंदर जो भी है 3 टॉपिक तो कम से कम कवर कराने ही है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। ये तो मैंने प्लान किया, सिर्फ प्लान करने से वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, उसके रिगार्डिंग फिर मुझे क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि अगर मुझे पीपीटी चाहिए तो ऑब्वियसली पहले मुझे पीपीटी बनानी पड़ेगी। पीपीटी बनाऊंगी तो पीपीटी कहाँ से बनाऊंगी, उसके लिए इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से कलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर मेरे पास मेरे सेल्फ नोट्स हैं तो वहाँ से मुझे पीपीटी बनानी है, मुझे किसी बुक से बनानी है, या फिर मुझे नेट से भी कहीं से देखना है। हर जगह से अलग अलग ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने मटेरियल को, जिसके थ्रू आप क्या कर सको, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। तो सबसे पहले टीचर क्या करता है, प्लान करता है, उसके बाद ऑर्गेनाइज करता है कि किस तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्ट्रैटेजी फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद थर्ड क्या होता है कि अब एक टीचर ने प्लान कर लिया कि आज की क्लास में उन्हें क्या समझाना है, उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि आज हम फॉर एग्जांपल की कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का टॉपिक समझाने वाले हैं, हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के टॉपिक पे लेक्चर देंगे। सेकंड, उसने उसे समझाना था, इसलिए उसके रिगार्डिंग उसने सारे नोट्स प्रिपेयर कर लिए, उसने अपने लिए पीपीटी बना रखी थी, पेन ड्राइव ले ली कि कैसे मैं पीपीटी चलाने वाला हूँ, सारी चीज़ें उसने डिज़ाइन कर ली, ऑर्गेनाइज कर ली। अब थर्ड वो क्या करते हैं कि सुटेबल स्ट्रैटेजी को ढूंढना कि किस तरीके से मैं इफेक्टिवली उस चीज़ को कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मेरे पास पीपीटी है, मैंने अपना सारा कंटेंट क्लियर कर रखा है, सारे कंटेंट पर की मैंने पीपीटी बना रखी है, और मेरे पास में क्या है, मैंने प्लान भी कर रखा है, मेरा ऑब्जेक्टिव भी है कि भाई हर दिन मुझे ये टॉपिक क्लियर कराने हैं। बट जब तक मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं होगी कि किस तरीके से मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करा सकूँ कि एक्चुअल में मैं क्या डिलीवर करना चाहती हूँ, तो फिर एक क्या करना होता है, एक टीचर को एक सूटेबल, एक मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी होती है, जिसके थ्रू वो जो कंटेंट प्लान करके आए हैं, जिसे वो ऑर्गेनाइज करके लाए हैं, उसका बेस्ट कम्युनिकेशन कर सके। तो थर्ड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करना एक सुटेबल स्ट्रैटेजी को। एंड लास्ट स्टेप इज मैनेजिंग टीचिंग इन विच फीडबैक इज टेकन टू इंप्रूव।
सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, उसके रिगार्डिंग प्लान किया, देन जो प्लान किया था उसके रिगार्डिंग जो भी रिसोर्सेज थी उनको ऑर्गेनाइज कर लिया, जो जो रिक्वायरमेंट थी उन्हें फुलफिल कर लिया, देन आइडेंटिफाई किया कि किस वे में मुझे टीच करना चाहिए। हमने जो भी आइडेंटिफिकेशन किया उसी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर लिया। लास्ट में हमें क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, यानी कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या लेना, फीडबैक लेना कि एक्चुअल में आपको जो चीज़ें मैं समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, किस पॉइंट पे आपको क्या लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सजेशंस लेना ताकि आपकी टीचिंग को और इंप्रूव किया जा सके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग बाय डेविस विच वॉज गिवन इन 1962। नाउ टीचिंग को हम दो तरीके से देख सकते हैं, बायपोलर एंड ट्राइपोलर। बायपोलर यानी कि बायपोलर नेम ही सजेस्ट करे जिसके अंदर दो पोल्स हो, यानी कि दो उसके एंड्स हो। तो बायपोलर क्या कहता है कि टीचिंग के अंदर दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि टीचिंग को बायपोलर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या ट्राइपोलर के अंदर। तो बायपोलर के अंदर दो ही कंपोनेंट्स टीचिंग के अंदर माने जाते हैं कि टीचिंग के लिए दो ही चीज़ें चाहिए, फर्स्ट इज टीचर एंड सेकेंड इज लर्नर। कि एक टीचर होना चाहिए जो समझा रहा है, जो मोर मैच्योर पर्सनैलिटी है, और एक लर्नर होना चाहिए जो समझ रहा है, यानी कि जिसके सामने वो चीज़ें डिस्कस की जा रही है, जिनको समझाया जा रहा है। तो वो हमारी कहती है बाइपोलर टीचिंग। ट्राइपोलर टीचिंग क्या आएगा, यहाँ ट्राइपोलर आएगा। ट्राइपोलर टीचिंग क्या होती है, जिसके अंदर तीन एंड होंगे, यानी कि 1 2 3 तीन चीज़ें होंगी। तो वो पहले क्या होती है, एक तो टीचर और लर्नर, ये तो मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तो होनी ही होनी चाहिए। अगर टीचर नहीं है तो टीचिंग नहीं हो सकती, और अगर कोई लर्नर नहीं है तो टीचिंग नहीं हो सकती। तो टीचर और लर्नर तो हमारे कंपोनेंट्स के अंदर आ ही जाते हैं। उसके अलावा ट्राइपोलर में क्या आ जाता है, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट यानी कि किस सोशल एनवायरनमेंट के आप स्टडी करो। जैसे अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो आपकी क्लास का कैसा एनवायरनमेंट है वो भी टीचिंग को काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। अगर आप ऐसे एरिया पे बैठ के पढ़ रहे हो जिसके सामने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, तो इसका मतलब आप समझ नहीं पाओगे, आपको कंटेंट की क्लैरिटी नहीं होगी। तो सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी जो कनेक्शंस हैं, यानी कि जो आपके टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं आपके, उनके साथ आपके जो फेलो हैं उनके साथ आपके कैसे रिलेशंस हैं, सोशल एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा है। जितना बेटर सोशल एनवायरनमेंट होगा उतनी ही बेटर क्या होगी, टीचिंग होगी। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ट्राइपोलर के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो आपको ABCD करके 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, उनके अंदर लिखा होता है जैसे टीचिंग, लर्निंग, कई बार लिख दिया जाता है कि आपके मीन्स फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी कि जब आपको पता होगा कि कौन से 4 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट होते हैं तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसीलिए नीचे लिखा हुआ है करिकुलम, कि कई बार क्या होता है सोशल एनवायरनमेंट की जगह करिकुलम आपके पेपर में आ जाता है। अगर सिंपल आपके किसी ऑप्शन में लिख रखा है टीचर, लर्नर एंड सोशल एनवायरनमेंट, तो ऑब्वियसली वो सही है। बट अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं कि फर्स्ट है टीचर, लर्नर एंड फ्रेंड्स, सेकंड है टीचर, लर्नर एंड करिकुलम, थर्ड है टीचर, लर्नर एंड फैमिली, एंड फोर्थ है D, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज सही आंसर नहीं है, क्योंकि कई बार सोशल एनवायरनमेंट को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, करिकुलम से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा कि ये ट्राइपोलर के 3 एंड होते हैं। सो आपको करिकुलम का मतलब पता होगा कि सिलेबस से एक और वाइडर अप्रोच। जैसे सिलेबस तो सिर्फ ये डिफाइन करता है कि हमें कौन कौन सी सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, बट करिकुलम क्या बताता है, एक तरीके से करिकुलम पूरा चीज़ बताता है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, उनकी इवैल्यूएशन किस तरीके से होगी, कितनी क्लासेस लगेंगी। तो उस पूरी चीज़ को एक एक्सपेंडेड वर्जन क्या होता है, करिकुलम होता है, और उसका एक पार्ट क्या होता है, सिलेबस होता है। ठीक है, नाउ बट जो हमारे किस तरीके से इवोल्व हुई है टीचिंग, वो क्या है, सबसे पहले बेसिक एजुकेशन के बारे में। बेसिक एजुकेशन पे किसने एम्फेसिस किया था, किसने फोकस किया था, तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए उस चीज़ पे फोकस किया था कि चाहे जितने भी लोग हों, किसी भी एज के हों, बेसिक एजुकेशन हर किसी को प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि वो मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई MEd करे, हर कोई MBA करे, बट क्या है कि बेसिक यानी कि लिटरेसी सबकी होनी चाहिए, कि पढ़ना लिखना सब जानते हो। वो किसने बोला था, महात्मा गांधी ने। देन लर्निंग मस्ट टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, ये किसने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये कुछ क्या चीज़ें हैं कि ये चीज़ें किसने दी थी, आपको ये पता होनी चाहिए, बिकॉज कई बार रेयरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने बोला था। फिर आपको ऑप्शंस गिवन हो सकते हैं, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इस तरीके से सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको क्या, अगर आपको ये पता होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आपके लिए ही क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। सो बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी। लर्निंग मस्ट टेक प्लेस फ्रॉम नेचर, कि नेचर से ही लर्निंग होनी
होनी चाहिए, नेचर के लिए ही लर्निंग होनी चाहिए। ये किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंटीग्रल एजुकेशन किसने बोला था? कि इंटीग्रल एजुकेशन होनी चाहिए, बाय श्री अरबिंदो। इसको आपको पता होना चाहिए। पॉइंट आपको सिर्फ एक पेज पे आप नोट्स बना लो, जिसके सामने आप लिख लो कि सिर्फ बेसिक एजुकेशन, सामने लिख दो महात्मा गांधी। देन लर्नर मस्ट टेक प्लेस फ्रॉम नेचर, रविंद्रनाथ टैगोर। इंटीग्रल एजुकेशन, श्री अरबिंदो। इसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा कि आपको रिमेंबर रहेगा, आपको मेमोराइज करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप एक बार उसे लिख लोगे, बिकॉज एक बार आप सुन रहे हो फिर एक बार उसे लिख लोगे। अगर आप उसे बार बार पढ़ोगे तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ। तो इतनी बार भी रिवीजन नहीं करना होता, बस आपको उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बाय श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने क्या कहा कि टीचिंग में हमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए। गॉड के रिगार्डिंग टीचिंग जो होती है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? जो भक्ति से रिलेटेड, जो भी हमारे गॉड्स हैं उनसे रिलेटेड जो है वो भी मीन्स टीचिंग के अंदर आना चाहिए। जैसे रामायण पढ़ाई जाती है, महाभारत पढ़ाई जाती है, ये सब हमारे रिलीजियस और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे ही आ जाते हैं। देन एजुकेशन ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड। ये किसने बोला था? कि एजुकेशन क्या है? ह्यूमन माइंड को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, कंप्लीटली चेंज कर सकती है। कि एक पर्सन है, उसका जो माइंड है विदाउट एजुकेशन वो कंप्लीटली बदल जाता है, कंप्लीटली ग्रो हो जाता है इन कंपैरिजन टू दो अगर उसको एजुकेशन दे दी जाए। तो अगर एक पर्सन को एक राइट और अप्रोप्रिएट एजुकेशन दी जाती है, दैट वो ट्रांसफॉर्म कर देती है एक ह्यूमन के माइंड को। ये किसने कहा था? जे कृष्णमूर्ति। देन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बाय जॉन एंड सेल्फ एजुकेशन थ्रू इंडिविजुअल बाय मैरी। इन्होंने क्या बोला था? कि सेल्फ एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि इंडिविजुअल जिस तरीके की एजुकेशन चाहता है वो खुद अपनी एजुकेशन पे फोकस करे। तो ये थोड़े लर्नर ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए थे। सो ये हमारे क्या है? कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स गिवन बाय डिफरेंट पर्सन्स। नाउ फॉर्म्स ऑफ टीचिंग, की टीचिंग कितने तरीके की हो सकती है। इसमें आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या पता होना चाहिए कि फॉर्म्स क्या है और उन फॉर्म्स की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये फॉर्म कहना क्या चाहती है। सो फॉर्मल टीचिंग, नॉन फॉर्मल टीचिंग एंड इनफॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है? आपके जो स्कूल्स हैं या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इसका किसका एग्जाम्पल है? फॉर्मल टीचिंग का। नॉन फॉर्मल टीचिंग का एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कि जैसे आप डिस्टेंस से करते हो, अपने आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो बट आप डेली क्लासेस नहीं लेते, वो आप डिस्टेंस की लर्निंग करते हो, ऑनलाइन कई बार लर्निंग करते हो, वो भी हमारे किस में आ जाती है? नॉन फॉर्मल में आ जाती है। और इनफॉर्मल यानी कि आप अपने कुछ फ्रेंड्स से कुछ सीख रहे हो, अपने मदर फादर से, अपने रिलेटिव से कुछ सीख रहे हो, वो आपके क्या हो जाती है? इनफॉर्मल लर्निंग। तो फॉर्म्स टीचिंग की 3 तरीके की हो सकती हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या है? जिसके अंदर जो आपको समझाने वाला होगा, यानी कि जो टीचर होगा ना, वो एक डिग्री, उसके पास वो डिग्री होगी, उसके पास वो एबिलिटी, एक्सपीरियंस होगा टीचिंग का, तभी वो टीचिंग कर रहा है। जैसे अगर आपके जो भी आपके प्रोफेसर्स होते हैं, जो भी आपके एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो सब क्या है? उनके पास कोई ना कोई डिग्री है, उन्होंने कोई ना कोई क्वालिफिकेशन ली है, उसके बाद वो इस प्रोफेशन में आए हैं। तो वो हमारी क्या होती है? फॉर्मल टीचिंग, जिसके अंदर एक डिग्री होल्डर आपको टीच करता है। फेस टू फेस आपकी क्या, जैसे क्लासरूम स्टडी होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, जिसके अंदर आपको एक डिग्री होल्डर टीच करता है, दैट इज फॉर्मल टीचिंग। नॉन फॉर्मल टीचिंग क्या है? जिसके अंदर भी एक डिग्री होल्डर ही टीच करता है बट आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती है। जैसे आप कहीं मीन्स जो भी आप लर्निंग करते हो डिस्टेंस के, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो बट आप जॉब भी करते हो, तो साथ साथ आप पढ़ भी रहे हो, बट आपकी कोई फेस टू फेस टीचिंग नहीं हो रही। मीन्स जो भी आपको पढ़ा रहा है वो फेस टू फेस नहीं कर रहा, ऑनलाइन पढ़ा रहा है, डिफरेंट मोड से पढ़ा रहा है, तो वो आपकी क्या हो जाती है? नॉन फॉर्मल टीचिंग, जैसे कि डिस्टेंस स्टडी। इनफॉर्मल का मतलब क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है कि वो पर्सन क्या हो? क्वालिफाइड हो, उसके पास डिग्री हो, उसके पास बस एक्सपीरियंस है जिससे आप सीख सकते हो। अब आपका एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल आप और आपके फ्रेंड हो, दोनों सेम लेवल पे हैं, फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस से उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हो। आपके फ्रेंड्स में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप उनसे सीख सकते हो। आपके मदर फादर से ऐसा हो सकता है कि वो डॉक्टर हो, लेकिन फिर भी वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं। वो टीचर नहीं है, उनके पास टीचिंग की कोई डिग्री नहीं है, फिर भी वो आपको सिखा रहे हैं, तो वो आपकी क्या होती है? इनफॉर्मल टीचिंग। तो फॉर्मल जिसके अंदर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और डिग्री होती है। नॉन फॉर्मल डिग्री होती है बट फेस टू फेस इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इनफॉर्मल डिग्री किस इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप इनफॉर्मल रिलेशन से टीच करते हो। देन नेचर ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि टीचिंग एक प्लान्ड प्रोसेस है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर देखा तभी बोला था कि टीचिंग क्या करते हैं? हम प्लानिंग के साथ टीचिंग की जाती है, कि उसके रिगार्डिंग पहले प्लान करते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो एक प्लान्ड प्रोसेस है। डायग्नोस्टिक एंड थेरेपिस्टिक है। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है? कि टीचर आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ स्टूडेंट वीक है, ये आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज करना कि कौन से कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को नहीं पता, एंड देन उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, क्या थेरेपेटिक उनको करना होता है, कैसी थेरेपी उन्हें यूज़ करनी है, जिसके
के थ्रू वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करा सके, स्टूडेंट को वेल एजुकेट कर सके। टीचिंग क्या है, एक तरीके की गाइडेंस है जो एक मोर मैच्योर पर्सन एक लेस मैच्योर पर्सन को प्रोवाइड करता है। ट्राइपोलैरिटी, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली 3 पार्टीज होती हैं, लर्नर, उसके अलावा टीचर, और एक हमारा क्या था, सोशल एनवायरनमेंट। कई बार सोशल एनवायरनमेंट की जगह क्या होता है, करिकुलम गिवन होता है। देन इंटरएक्टिविटी मतलब कि टीचिंग पॉसिबल नहीं है अगर इंटरेक्शन ना हो। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्टिविटी ही क्या है, टीचिंग है। विदाउट इंटरेक्शन आप क्या है, एक ट्रांजैक्शन होती है, एक इंटरेक्शन होती है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स होता है, कम्युनिकेशन होती है, तभी तो टीचिंग हो पाती है। टीचिंग क्या है, आर्ट एज वेल एज अ साइंस। कि टीचिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट कैसे है, क्योंकि आप पर्सनल रिलेशंस की बात करते हो कि किस तरीके से आप सामने वाले को पढ़ा रहे हो। जैसे हर कोई टीचर, एक टीचर है जो मैथ पढ़ाता है आपको, मान लो आपके स्कूल में, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का टीचर है, उसी सब्जेक्ट को दूसरा टीचर पढ़ाएगा तो दोनों का टीचिंग डिफरेंस होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की आर्ट अलग है, दोनों का पढ़ाने का तरीका अलग है, दोनों की स्किल्स अलग है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो टीचिंग एक आर्ट भी है एज वेल एज एक साइंस भी है, क्योंकि टीचिंग के अंदर हमें क्या, कुछ प्रिंसिपल्स का भी फॉलो करना होता है कि इसी अकॉर्डिंगली हमें टीचिंग करनी है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी के अपने तरीके से कंडक्ट होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो टीचिंग क्या है, कुछ फिक्स्ड चीज़ों पे भी है और कुछ न्यूट्रल चीज़ों पे भी है। तो ये आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है। मल्टीपल फेजेस, जो टीचिंग है उसके अंदर मल्टीपल फेजेस होती हैं, जो किसने दी हैं, फिलिप जैक्सन ने दी हैं। नाम आपको पता होना चाहिए और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों फेजेस का नाम आपको पता होना चाहिए, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। किसने दी हैं, फिलिप जैक्सन। देखो ये आप कैसे याद कर सकते हो, प्री एक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, उसी से उसका नाम स्टार्ट होता है, फिलिप जैक्सन। तो उन्होंने क्या बोला कि जो टीचिंग है उनकी 3 फेजेस होती हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में क्या आता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करना, यानी कि टीचिंग करने से पहले, एक्चुअल में स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले जो टीचिंग के रिगार्डिंग प्रिपरेशन होती है, जो भी प्रैक्टिस होती है, वो हमारी क्या है, प्री एक्टिव फेज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं एंड ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। इंटरेक्टिव फेज क्या है, वो वाली फेज जिसमें हम एक स्ट्रेटजी को चुन लेते हैं कि किस तरीके से हमें डिलीवर करनी है। एक्चुअल में हम स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, वो क्या है, इंटरेक्टिव फेज। एंड लास्ट इज पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज क्या होती है, जो आफ्टर टीचिंग होती है, कि आप टीचिंग कर दी है, आपने लेक्चर ले लिया, उसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या फीडबैक रह रहा है, किस तरीके से आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो, वो आपकी क्या है, पोस्ट एक्टिव फेज। किसने दी है, फिलिप जैक्सन ने। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग की, वो तो था नेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी टीचिंग की क्या है कि टीचिंग हैज़ अ डिफरेंट लेवल। हमने देखा कि टीचिंग के फेजेस क्या होते हैं। देखो लेवल और फेजेस में आप कंफ्यूज मत होना, लेवल एंड फेजेस। फेजेस में हमारी कौन सी है, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज। लेवल क्या होते हैं कि टीचिंग 3 लेवल पे होती है। सबसे जो नीचे लेवल होता है वो हमारा क्या है, मेमोरी लेवल, जिसके अंदर टीचर्स क्या कराते हैं, क्रैमिंग कराते हैं। जैसे स्टूडेंट्स जब आपकी इनिशियल एज होती है, चिल्ड्रंस जो होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, यूकेजी, इन सब में आपको क्या सिखाया जाता है, या फिर किड्स को क्या सिखाया जाता है, जैसे ABCD, तो उन्हें क्रैम कराया जाता है, 1 2 3 4, ये सब क्रैमिंग कराई जाती हैं। तो वो हमारी क्या होती है कि बस आपकी मेमोरी में फिक्स करना है, क्रैम कराना है, आपको बस रट्टा लगवाना है कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, वो आपकी होती है मेमोरी फेज। जब मेमोरी फेज आप क्रॉस कर लेते हो तो आप नेक्स्ट फेज पे आ जाते हो, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग फेज। कि अब सिर्फ आप क्रैम नहीं करना चाहते, आप उसे अंडरस्टैंड करना चाहते हो। ये ज़्यादा कौन सा सेंटर्ड हो गया, सेंटर्ड का मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है, तो ये टीचर पे ज़्यादा फोकस करता है। ये नहीं देखते कि स्टूडेंट को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, किस चीज़ पे फोकस करती है कि स्टूडेंट बस उसे रट ले, उसे क्रैम कर ले, तो वो हमारी क्या होती है, मेमोरी फेज। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ये थोड़ा लर्नर सेंटर्ड हो जाता है, कि लर्नर और टीचर दोनों सेंटर्ड भी बोल सकते हैं, यानी कि दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, लर्नर को भी और टीचर को भी, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। स्टूडेंट को अंडरस्टैंड होना चाहिए, चाहे लेक्चर 2 लग जाए, बट बच्चे को समझ में आना चाहिए कि आप क्या कॉन्सेप्ट बताना चाहते हो। और सबसे बड़ा लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कंप्लीटली लर्नर ओरिएंटेड होता है। इसमें टीचर का रोल पैसिव होता है और लर्नर का एक्टिव रोल होता है। और फर्स्ट वाली में क्या था, लर्नर का रोल पैसिव होता है और टीचर का एक्टिव रोल होता है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट खुद एनकरेज होता है पढ़ने के लिए, खुद अपने आप स्टार्ट करता है। देन टेक प्लेस इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, की टीचिंग क्या है, जो डायनेमिक एनवायरनमेंट में टेक प्लेस करती है। ऐसा तो है नहीं कि एनवायरनमेंट हमेशा सेम रहता है, स्टैग्नेंट रहता है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, स्टूडेंट्स चेंज होते रहते हैं। तो टीचिंग क्या है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में टेक प्लेस करती है। क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन, कि टीचिंग किस चीज़ से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन से रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड है, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। इसी के थ्रू तो आप क्या कर सकते हो, किसी को टीच कर सकते हो। टीचिंग इज़ अ सोशल सर्विस, ये भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में टीचिंग पूरी हो जाती है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लगातार टीचर सिखाता रहता है और लगातार बच्चे सीखते रहते हैं, लगातार आपकी लर्निंग कभी फिनिश नहीं होती।
हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, फ्रीडम, कि टीचर को फ्रीडम होनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपने अकॉर्डिंगली पढ़ा सके। और लेटर स्टेज पे जैसे रिफ्लेक्टिव या अंडरस्टैंडिंग स्टेज पे आ जाते हैं तो स्टूडेंट को भी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझ सके। एंड इट इज़ अ प्रोफेशन, कि टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन है जो नंबर ऑफ पीपल अडॉप्ट करते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ टीचिंग, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज। तो हमारी फंक्शंस ऑफ टीचिंग क्या है, कि टीचिंग में क्या क्या किया जाता है, फंक्शंस यानी कि क्या क्या काम होते हैं टीचिंग के अंदर। तो फर्स्ट इज फैसिलिटेट लर्निंग, यानी कि सामने वाले को कुछ सिखाना। देन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कि जो भी सीख रहा है, जो भी लर्नर है, उसकी कंप्लीट पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करना। सिर्फ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डेवलप करना टीचिंग नहीं होता कि बस आपने उनके अंदर जो है नॉलेज फीड कर दी, सिर्फ वो टीचिंग नहीं है। उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करना, कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, हर तरीके की स्किल उनके अंदर इंप्रूव करना। मोटिवेटिंग लर्नर टू एक्वायर राइट नॉलेज, टीचिंग का एक फंक्शन क्या है कि जो भी टीचर है उन्हें मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, कि वो राइट नॉलेज को एक्वायर करें, सही नॉलेज को एक्वायर करें। ऐसा नहीं है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा 1-3-4 बुक से लगातार पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ये नहीं होता कि आप जितनी ज़्यादा जगह हाथ मारने की कोशिश करते हो उतना ही आप छोड़ रहे होते हो, पीछे वाली चीज़ें आपसे छूट रही होती हैं। तो आप 1 बुक रखो, 2 बुक रखो, बट उन्हें ही अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मोटिवेट करना लर्नर को कि राइट नॉलेज वो लें। क्रिएटिंग अवेयरनेस, एजुकेशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस बताना कि कितनी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, किस किस तरीके से वो बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। मेंटेनिंग हेल्दी इंटरेक्शन, कि स्टूडेंट्स के साथ अच्छा इंटरेक्शन रखना, अच्छे रिलेशंस रखना, ताकि आपके स्टूडेंट के साथ कन्फ्लिक्ट ना हो और उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अपडेटिंग द नॉलेज ऑफ लर्नर, और लर्नर्स जो है उनकी नॉलेज को इंप्रूव करना। अगर आपसे कोई कुछ सीख रहा है और उसकी नॉलेज में कुछ एड ऑन ही नहीं हुआ, जैसा वो था वैसा ही वो रह गया, तो कैसे टीचिंग हुई? टीचिंग तो तभी हुई ना कि अगर आपने उसे 10-15 मिनट वो आपको सुन रहा है तो उसके पास कुछ ऐड हो, उसके माइंड में कुछ तो ऐसा हो जो आपने नया उसे सिखाया है। तो वो क्या करता है, अपडेट करता है नॉलेज ऑफ लर्नर्स। ये क्या है, फंक्शंस ऑफ टीचिंग। सो आई होप यू आर डन विद टुडेज वीडियो एंड आई होप यू आर क्लियर विद एवरी कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। एंड नेक्स्ट वीडियो हम आई थिंक हम कंजिक्यूटिवली डे पे भी कर सकते हैं और एक दिन के बाद एक दिन ऐसे भी कर सकते हैं। सो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको अल्टरनेटिव डेज पे वीडियोस चाहिए या कंजिक्यूटिवली वीडियो चाहिए पेपर 1 पे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।